नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पहली किरण टीवी और मैं हूं इंजमाम वहीद। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्हें बेगूसराय में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको अपनी ओर से और आपके न्यूज चैनल हैं पहली किरण, उसको बधाई देता हूं कि आप इसी तरह जनता के बीच में और हम लोगों के बीच में आकर जनता की मूलभूत समस्याओं को उजागर करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि टूना जी, आप 10 साल तक मुखिया पद को आपने सुशोभित किया, आपको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। चूंकि आप बीहट जैसे बड़े कस्बे में मुखिया पद को सुशोभित किया है और बीहट एक वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, तो आपके कार्यकाल में इसका कितना असर पड़ा, इस तजुर्बे को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैंने एक बड़े गांव का नेतृत्व लगातार 10 वर्षों तक किया। देखिए, हमारी परवरिश एक अच्छे शिक्षित परिवार में हुई थी और हमारे घर के सारे तमाम लोग सरकारी सेवा में भी थे और मैं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर पास आउट करके बेरोजगारी की मार झेल रहा था। मेरी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि मैं किसी राजनीतिक दौर में अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ युवा मित्रों की चाह बनी, इच्छा बनी। हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रथम गठन के वक्त बीहट में ग्राम पंचायत बीहट 2 में एक मुखिया के पद पर खड़ा हुआ था और लोगों ने अपना प्यार दिया। मैं प्रथम मुखिया के रूप में निर्वाचित हुआ। बेशक ये धरती कॉमरेड चंद्रशेखर की धरती कही जाती है। वामपंथ की एक नींव जो सूबे बिहार में पड़ी थी वो इसी धरती से पड़ी थी। तो विचारधाराओं की असमानता तो बिल्कुल थी ही, क्योंकि हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जो वामपंथ विचारधारा से अलग हट के चलते थे। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे मुखिया कार्यकाल में मैंने लगातार 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, ग्राम पंचायत का मुखिया रहा था और मैंने अपने कार्यों से जनता के द्वारा जो भी मदद मिली थी उसके बल पर आगे बढ़ते हुए बीहट को सींचने का काम किया था, नए बीहट के निर्माण का काम किया था और बीहट को आगे बढ़ाने का काम किया था। और फलस्वरूप मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने सम्मान दिया था। पुनः हम लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। वर्तमान चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने हमें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया था। तो मुझे कभी ऐसी दिक्कतें महसूस नहीं हुई कि वामपंथ मेरे कार्यों में हस्तक्षेप या कार्यों में रुकावट डालते थे। और सीधा बात है कि दलगत भावनाओं से उठकर मैंने भी काम करने का प्रयास किया। हमें सभी लोगों का सहयोग मिला, सभी दलों के लोगों का सहयोग मिला, तभी तो हम आगे बढ़े थे और हमने एक बेहतर बीहट निर्माण में बखूबी अपना जो है सो समय देके बीहट को आगे की ओर ले जाने का प्रयास किया था और कुछ हद तक हम बीहट आगे लेके बढ़े भी थे। जैसा कि आप बीहट के पहले मुख्य पार्षद बने थे और स्थानीय लोग बताते हैं कि आपने उस कार्यकाल के दौरान बीहट को एक नगरीय स्वरूप देने का काम किया था। अब मौजूदा हालात में जो पार्षद हैं उनके कार्यकाल से जनता कितनी खुश है या आप उनके कार्यकाल को कैसा आंकते हैं? इस सवाल का मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक जवाब देता हूं। क्योंकि 10 साल के पंचायती राज का अनुभव लेते हुए जब बीहट एक नगर परिषद का स्वरूप लिया था, कुल बरौनी प्रखंड के कुल 7 पंचायतों को मिला के बीहट को नगर परिषद बनाया गया था। इसमें स्वर्गीय भोला बाबू की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो कुल 7 पंचायतों के मिला के 30 वार्डों का समूह तैयार करके बीहट नगर परिषद का गठन हुआ था। तो उस वक्त हम भी एक वार्ड का से चुनाव लड़े थे और निर्वाचित हुए थे। वार्डों के समूह ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। हम बीहट नगर परिषद के प्रथम पार्षद के रूप में चयनित हुए, निर्वाचित हुए।
चूंकि नया नगर परिषद था, मेरे पास कुछ नहीं था। एक सर्टिफिकेट के अलावे नगर परिषद के पास ना एक बैठने का कुर्सी था, ना कार्यालय था, ना जगह था, ना कुछ था। हम सभी पार्षदों ने मिल के नए नगर परिषद को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए एक किराए के मकान में नगर परिषद कार्यालय को स्टार्ट किए। अपने पॉकेट से, मतलब अपने सहयोगियों के सहयोग से, अपनी राशि से कुर्सी टेबल खरीद के नगर परिषद कार्यालय को स्टार्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सरकारी तौर पर एक एग्जीक्यूटिव अफसर जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है, अर्बन डेवलपमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो भी हमें नहीं मिला था। तो हम स्थानीय डीएम से सहयोग प्राप्त करके हम एक प्रभार के रूप में जो है सो रूरल डेवलपमेंट के अधिकारी को यहाँ पदस्थापित करवाए थे और काम को आगे बढ़ाए थे। निश्चित तौर पर सभी पार्षदों ने मिलकर एक नगर परिषद को आगे बढ़ाने का काम किया था और मैं बखूबी ये कहूंगा कि हम सबों ने मिलकर नगर परिषद बीहट को एक शहरीय स्वरूप दिया था। ऐसा लगता था कि ये ग्राम पंचायत से शहर की ओर आगे बढ़ चुका है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, सड़क को डेवलप या ड्रेनेज सिस्टम को, सीवरेज सिस्टम को, लाइटिंग को, ये सारे काम हम सभी पार्षदों ने मिलकर किया था। और लोगों में चर्चा हो रही थी कि विकास का काम मतलब बखूबी आगे बढ़ रहा है। जो इस बात की है कि जब द्वितीय कार्यकाल में जब नए पार्षद का आगमन हुआ, वो उस दिन से लेके आज 4 साल बीत जाने के बाद नगर परिषद की स्थिति ऐसी चरमरा गई है कि आज आप ये सवाल हमसे ना पूछ के बीहट नगर परिषद की जनता से जाके पूछे तो खुद सवाल खड़ा करेगा कि जो तस्वीर बीहट नगर परिषद की पहले बनी थी वो भी नष्ट हो चुकी है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ और नहीं हो सकती है। ना ड्रेनेज सिस्टम कहीं सही से है, ना सीवरेज सिस्टम कहीं सही से है। मतलब अपने कार्यकाल में मैंने 26 हाई मास्ट पूरे नगर परिषद में लगाया था। आज आप जाके देख लीजिए 26 का 26 हाई मास्ट शटडाउन में है, ब्रेकडाउन में है, बुती हुई है। ना उसको कोई देखने वाला है, ना जलाने वाला है, ना उसका मेंटेनेंस हो रहा है। एक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र 6-6 महीने में दिए जाते हैं। आवास योजना की फाइलें लटकी हुई है। पिछले विधानसभा में मुख्य 3 चेहरे, एक वर्तमान विधायक जो अभी के हैं राजद से वीरेंद्र महतो जी, दूसरा चेहरा भाजपा के रामलखन जी और तीसरा चेहरा माकपा से रामरतन जी। इन तीनों से आपके रिश्ते कैसे हैं या कैसे रहे हैं? मेरे व्यक्तिगत रिश्ते राजनीतिक दलों के नेताओं से अच्छे ही संबंध रहते हैं, इसमें कहीं। अब जब आपने 3 चेहरे की चर्चा किया तो मुझे 3 चेहरे पे ही जाना अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर वर्तमान विधायक वीरेंद्र महतो जी हमारे भी विधायक हैं, हम लोगों के विधायक हैं, हम सबों के विधायक हैं, तेघड़ा के विधायक हैं। मैं उनके क्रियाकलापों और कार्यशैली पर ज्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ना उन्होंने कभी मुझे ढूंढा, ना मैंने कभी प्रयास किया उनसे मिलने का। लोगों के बीच से ये चर्चाएं आ रही है कि वीरेंद्र महतो जी का कार्यकाल ठीक ठाक नहीं रहा। मेरी सीधी समझ है, क्योंकि वर्तमान विधायक अभी सत्ता से दूर विपक्ष की भूमिका में है। बिहार ही नहीं देश में पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी दूरियां बन चुकी है। केंद्र समर्थित जहां सरकार है वहां का विकास का आप ग्राफ देखिएगा तो कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। जहां केंद्र समर्थित सरकार नहीं है वहां की सरकार की कुर्सियां भी छीनी जा रही है, या वर्तमान में राजस्थान में देख सकते हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। माननीय विधायक जी के कार्यशैली पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक कमी जरूर तेघड़ा की जनता को या हमको भी खुद व्यक्तिगत अगर मैं बोलूं तो मुझे भी खली है कि इनका जनता से सीधा संपर्क नहीं रहा, जिसका खामियाजा हो सकता है वो खुद भुगते और जनता भी भुगत रही है। तो जनहित से जुड़े सवालों को ना इन्होंने कभी सुनने का प्रयास किया, ना जानने का प्रयास किया, ना जनता से जुड़ने का प्रयास किया। ये एक कमी उनमें नजर आई। दूसरे चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के रामलखन जी हैं, उन पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, सम्मानित चेहरा है, सम्मानित व्यक्तित्व है और प्रदेश स्तर के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है। मेरा उनसे ना कोई अच्छा संबंध है ना बुरा संबंध है। बस हम उनको इतना तक जानते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, बीहट के हैं, हमारे ग्रामीण हैं और हमारे दादा हैं।
जी, तो जैसा कि आपने इन दोनों के बारे में बताया, लोग ये कहते हैं कि आपका माकपा के रामरतन सिंह से मिली भगत रहती है और उनके मिली भगत से ही आप काम करते हैं। बेशक हम आपके सवालों का समर्थन करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ बढ़िया नेता रामरतन बाबू हमारे आदर्श हैं। अब मिली भगत की बात मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप किस मानसिकता से इस सवाल को मेरे सामने लाए हैं कि उनकी मिली भगत से हाँ उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। हम जब भी विकास के कार्यों में आगे बढ़े थे, चाहे वो मेरा मुखिया का कार्यकाल हो, नगर परिषद में नगर अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल हो, रामरतन बाबू हो या हम स्वर्गीय चंदेश्वरी दा हो, इन्होंने मेरे विकास को कभी अवरुद्ध नहीं किया था। और रामरतन बाबू के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मैं एक सवाल और लेके आप आऊँगा कि वो जमीनी नेता है, उनका एक अपना जनाधार है। दल कोई भी हो, हम दोनों का दिल मिला हुआ है और हम दिल की राजनीति करते हैं। हम रामरतन बाबू के दिल में बसे हुए हैं, रामरतन बाबू मेरे दिल में बसे हुए हैं। आज की मैं बात करता हूँ, एक सोशल साइट पे चल रहा है मेरे खिलाफ में कुछ बच्चे मेरी कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। आज सुबह मैंने रामरतन बाबू से बात किया था कि किसी ने एक मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मेरे और रामरतन बाबू के रिश्ते को खराब करने का प्रयास किया। मैंने सुबह रामरतन बाबू से बात किया, उन्होंने भी ठहाका लगाते हुए बोले तुम्हारी इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि रतन दा, हमको आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। हाँ, वो अलग दल से हैं और मैं किसी दल से नहीं हूं। विचारधाराओं में भी ज्यादा असमानता नहीं है। हमारे अभिभावक हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, वो हम उनका आदर करते हैं। रामरतन बाबू एक सच्चे जमीनी नेता है, ये हम स्वीकार भी करते हैं। टूना जी, आप तेघरा विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, तेघरा विधानसभा से हैं, तो आप यहाँ विकास कार्यों को कैसा देखते हैं? देखिए, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास की जब लकीरें खींची जाती है तो अनंत होती है। सिर्फ सड़कों का विकास कर देना, अच्छे नाले का निर्माण कर देना, कुएं का जीर्णोद्धार कर देना, इसे हम विकास नहीं मानते हैं। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था और शहरी विकास व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं हमारे तेघरा विधानसभा में चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हैं जो पंचायती राज संस्था के द्वारा भी किया जा रहा है, शहरी विकास योजना के द्वारा भी किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लान है 7 निश्चय, उसके अंतर्गत जल नल योजना हो गया, गली नली योजना हो गया। तो ये सब कार्य को अगर हम विकास से जोड़ते हैं एक विधायक को देखते हुए, तो मैं इसे उचित नहीं समझता। हमारी धरती और तेघरा की धरती कला, सांस्कृतिक और खेल में बहुत आगे है। आपको भी पता होगा कि हमारे बरौनी में महिला फुटबॉल की ऐसी टीम है जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करती है। हमारे गांव में ही कबड्डी की ढेर सारी टीम हैं जो राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर जो है प्रतियोगिता में जाती है। तो हम चाहते हैं कि कलाकारों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उन लोगों के लिए जो आने वाले विधायक हों, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके उन लोगों के सामने परोसे जिससे उनके खेल में निखार हो, लोगों को खेलों के प्रति जागरूकता बढ़े, एक अच्छे ऑडिटोरियम का निर्माण हो, एक अच्छे कला मंच का निर्माण हो। पटना के तर्ज पर कालिदास भवन है या विद्यापति भवन है, उस टाइप का एक होना चाहिए तेघरा विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कला की भी टीम है। एक खेल मैदान का निर्माण हो, एक स्टेडियम का निर्माण हो, एक बहुत बृहद पैमाने पर सारे मतलब सुविधाओं से परिपूर्ण एक स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल का निर्माण हो। तो ये सब जो है सो तेघरा विधानसभा में, कुछ मेरा पास फ्लड इफेक्टेड एरिया भी है, वहाँ पर जो बांधों की स्थिति है, उस बांध का विशेष रूप से
निर्माण हो, तो ये सब होना चाहिए। स्कूल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं, उसका सरकारीकरण हो। तो एक विधायक से हम लोग यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा कर रखते हैं कि वो ये सब योजनाओं को लोग के आगे बढ़े, तभी तेघड़ा विधानसभा में विकास की स्पष्ट दृश्य नजर आएगी। और आपको ये मालूम होगा किसी तेघड़ा विधानसभा के अंदर में दिनकर जी की धरती, दिनकर की जन्मभूमि भी है, सिमरिया घाट भी है। तो सिमरिया घाट का वाराणसी के तर्ज पे, हरिद्वार के तर्ज पे विकास हो, उसमें सांसद को भी आगे आना चाहिए, विधायक को भी आगे आना चाहिए, तब जाके तेघड़ा विधानसभा का एक स्वरूप बनेगा। और हम यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि जो इन सब कार्यों को लेके आवे वही मेरा अगला विधायक है। जी टूना जी, जैसा कि माइनॉरिटी के आप चहेते माने जाते हैं और जात पात की राजनीति होती है, उस जगह पर माइनॉरिटी के आप चहेते हैं। खबर यह भी है कि आप विधायक पद के दावेदार होने वाले हैं। तो माइनॉरिटी की जो उम्मीदें हैं आपसे, आप जब जीत जाएंगे तो उस पर कितने खड़े उतरेंगे, उनको आपका कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं। हमें ये कहीं ऐसा महसूस नहीं होता है कि माइनॉरिटी मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। हम निश्चित तौर पर उन लोगों के बीच जाते हैं, हम उनके चहेते नहीं हैं, वो हमारे चहेते हैं। क्योंकि हमें उन लोगों से सब प्यार मिलता है। ईद हो, बकरीद हो, शबे बारात हो, माइनॉरिटी के परिवार में किसी भी तरह का कोई मतलब निकाह हो, शादी का कार्यक्रम हो, मिट्टी हो, हम बखूबी वहां जाते हैं। हम उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। हमें उन लोगों के द्वारा प्यार मिलता है, इसलिए हम टोपी भी पहन लेते हैं। हम भी हिंदू हैं, मेरे भी राम हैं, तो हम टीका भी लगा लेते हैं। लेकिन जितना राम प्यारा है उतना ही रहीम भी मुझे प्यारे लगते हैं। अब अगर माइनॉरिटी की इच्छा बन रही है कि हम चुनाव लड़ें, तो माइनॉरिटी की इच्छा को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। अब इसमें चुनाव की बात कहां से आ गई? अगर उन लोगों की आवाज आएगी तो निश्चित रूप से राजेश कुमार टूना चुनाव हारे या जीते, उनकी आवाज पर चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार है। और हमें टीका लगाने वाले भी वोट देंगे, टोपी पहनने वाले भी वोट देंगे। टूना जी, जैसा कि आप सूरजभान सिंह पूर्व सांसद के प्रतिनिधि भी रहे हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, तो उनके कार्यकाल में आपका तजुर्बा कैसा रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर सूरजभान जी के करीबी हैं। आपको मैं बता दूं कि सूरजभान सिंह से मेरा कोई पुराना रिश्ता नहीं था और मैं उनके अतीत में जाना भी नहीं चाहता हूं। हम जब उनसे जुड़े थे तब से उनकी बात कर रहा था। द्वितीय कार्यकाल में जब हम मुखिया थे, उसी समय सूरजभान जी बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आए थे और यूपीए गठबंधन के वो उम्मीदवार थे और हम भी यूपीए गठबंधन के साथी थे। तो एक साथी के रूप में हमने सूरजभान सिंह के हाथों से हाथ मिलाया। सूरजभान सिंह यहाँ के स्थानीय सांसद भी हुए। उनके और हमारे बीच में रिश्ते बनते गए और बेशक उन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि हमें बनाया था और हम उनके विश्वास पर खरे उतरे। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम सूरजभान जी के सांसद प्रतिनिधि थे तो अक्सर हमसे पूछा करते थे कि जो हम चुनाव जीतते हैं उसमें वोटों का एनालिसिस करने से ऐसा क्या लगता है आपको कि हमें अक़लियतों ने साथ दिया था कि नहीं। तो हम जब वोटों का एनालिसिस किए थे तो उस समय की स्थिति ये बनती थी कि बलिया संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट बढ़ चढ़ के वोट सूरजभान जी को अक़लियत ने दिया था। तो हमें स्पष्ट उनका आदेश था
कि जो आपका MP लैट्स होता है, जो विकास निधि होता है 2 करोड़ का एनुअल, उसका 30% राशि आप अकलियतों के क्षेत्र में लगाएं, तो लगभग 60 लाख रुपया बनता था एक साल। तो हम 60 लाख 70 लाख के हिसाब से जैसे अकलियतों के क्षेत्र में उनकी राशि का मतलब सांसद स्थानीय निधि का उपयोग करते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण है तेघड़ा का उतना बड़ा विशाल कब्रिस्तान की घेराबंदी, बहुत ढेर सारे काम हम किए थे। आज भी हम उनके करीबी हैं, आगे भी मेरा रिश्ता उनसे अच्छा रहेगा, ये मुझे विश्वास है। टूना जी, जैसा कि आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह लापता हैं, ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी देख रहे हैं, सोशल साइट्स पे भी आ रहा है, न्यूज चैनल पर भी आ रहा है। तो गिरिराज सिंह को गिरिराज दा कहते हैं और दादा कहते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर नेता हैं, क्षेत्र हमारे सांसद भी हैं, मेरा उनसे अच्छा संबंध भी है। अब उनके खिलाफ में पोस्टरबाजी करना, लापता हैं, या विधायक जी के बारे में भी किया है, अमिताभ भूषण जी के बारे में भी पोस्टर सटी है, तेघड़ा में वीरेंद्र महतो जी के बारे में भी पोस्टर सटे, ये सब एक ओछी राजनीति है। सीधी सी बात है कि गिरिराज दा को भी एक सांसद के रूप में स्थानीय लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी जो हालात बेगूसराय का चल रहा है, कोरोना जैसे संक्रमण का जो काल चल रहा है, हमें उन पर यह टिप्पणी नहीं करनी है कि क्षेत्र में है या दिल्ली है या कहाँ है, वो अपने मंत्रालय में मैं जानता हूं। तो गिरिराज दा को चाहिए कि दिल्ली ही रहकर बिहार सरकार पर अपना दबाव बनाए, बेगूसराय के स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात को सुधारे, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कोरोना जैसे संक्रमण में जो जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें गति प्रदान की जाए, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाई जाए, ये सब गिरिराज दा को करना चाहिए। और ये सब तो अच्छी राजनीति है, किसी के बारे में पोस्टर चिपका देना, लापता, ये सब का हम घोर निंदा करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं भी जनपत्नी दे रहा हूं, ये सब चलते रहते हैं, इससे न गिरिराज दा की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बस गिरिराज दा को अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए आगे आना होगा। जनता की यही चाह है, वो अपने राह पे आ जाए, जनता से जुड़े, इससे ज्यादा मैं उनके प्रति टिप्पणी। जनता के बीच जो खबर है कि टूना दा आरजेडी में जा सकते हैं और वो एमएलए पद के दावेदार होने वाले हैं। देखिए, अभी फिलहाल चुनावी मैदान में जा रहे हैं, ये चर्चा जनता के बीच से आ रही है, तो उस पर मैं कोई टिकट ज्यादा नहीं करूंगा। आपने एक सवाल और किया था कि आप आरजेडी में जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी में मैं जाऊं तो आरजेडी मेरे लिए दरवाजा बंद कर लेगी। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैंने लगातार 15 सालों से चाहे पंचायत का हो या नगर का हो सेवा किया है। जनता के दुख दर्द में शामिल रहा हूं। जिस समय मैं सांसद प्रतिनिधि था तो पूरी तेघड़ा विधानसभा के जनता से, क्या पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता से हम जुड़े हुए थे। जनता की आकांक्षाएं और जनता की उम्मीद अगर बनेगी तो जनता के भावनाओं को मैं ठेस भी नहीं पहुंचाऊंगा, और जनता के उम्मीदवार के रूप में निश्चित तौर पर आगे आऊंगा। दल कौन सी होगी उसकी चर्चा अभी करना मुनासिब नहीं है। जनता के दिल की आवाज को दिल के साथ लड़ेंगे, और जनता अगर भरोसा विश्वास कर रही है तो निश्चित तौर पर हम आज भी जनता के लिए, अपने छोटों के लिए टूनादार हैं, बड़ों के लिए टूना जी हैं, आगे भी छोटों के लिए टूनादार रहेंगे, बड़ों के लिए टूना जी रहेंगे, और जनता के बीच का प्रतिनिधि बनकर रहूंगा। ये मेरी भी इच्छा रहेगी, यही जनता की भी इच्छा है, और जनता के भावनाओं को बखूबी कोशिश करूंगा कि निभाऊं।
अब किस दल से, कहाँ से, ये सब चर्चा ना मेरे अंदर है, ना मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। ये सब हवा की राजनीति चल रही है। हाँ, जनता के बीच से अगर जनता की इच्छा हुई तो राजेश कुमार टूना उसके पीछे नहीं रहेगा। चुनाव राजेश कुमार टूना नहीं, तेहरा की जनता लड़ेगी, और तेहरा की जनता को भी चुनाव लड़ना है। तो अगर उसकी इच्छा होगी तो एक उम्मीदवार के रूप में मैं उससे हाथ मिलाने के लिए, अपनी जनता से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद टूना जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, आप आए इसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। आपके चैनल से मुझे जुड़ने का ये अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए आपके पूरी टीम को धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि पुनः हमें मौका आप लोगों के द्वारा मिले कि हम अपनी अंदर की बातों को आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाएं। आप आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं पहली किरण के साथ पहला शख्सियत बनना चाहता हूं कि हम आपकी आवाज बनकर आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश कुमार टूना जी, जो जनता के काफी प्रिय रहे हैं, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इन्हें आरजेडी से टिकट मिल सकता है या ये आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पहली किरण टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।